हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। ये कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 55 है। 13 नवंबर 2020 आज की। और आज का हमारा टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी को केंद्र पर लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है। यदि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 48 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 52 सेंटीमीटर हो तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में जैसा कि दर्शाया गया है, एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर की, और तीनों ही उसके केंद्रों से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं के साथ एक चाप लगाए गए हैं जिन्हें हम त्रिज्याखंड कहते हैं। और इन त्रिज्याखंडों को काट लिया गया है, तो बाकी जो एरिया बच रहा है ये बैंगनी कलर का, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें से अगर हम त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बैंगनी रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। दूसरी चीज, त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, θ1, θ2, θ3 और साथ में πr² और अपॉन 360। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो θ1, θ2 और θ3 का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। और अपन में कितना आएगा, 360 आएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल में उसका लंब जो है 20 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई, और आधार 48 है, तो 20 और 48 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। और वैल्यू पुट करने के बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 480 बना। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, त्रिज्या की वैल्यू 6 सेंटीमीटर रख दी, क्योंकि 6 इन्होंने कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर के ही त्रिज्याखंड काटे गए हैं। थीटा की वैल्यू 180 और अपॉन 360। सिंप्लीफाई करने के बाद आया 480 माइनस के 56.7। तो इस तरह से जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल आ गया 423.43। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड ही हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब इनका उत्तर दीजिए। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट वाले उदाहरण की तरह ही है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 2। आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहाँ 12 सेंटीमीटर वाले भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर भुजा है, और इसमें इसके एक शीर्ष पर जो है ना, ओ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप भी खींचा गया है। वृत्तीय चाप का मतलब 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है, जो क्या करता है, ये वृत्त इस त्रिभुज का ये वाला एरिया काट लेता है। ठीक है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल समझ लीजिए। भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल से हम माइनस कर रहे हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला जो त्रिज्याखंड है इसके क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर त्रिज्याखंड है ये यहाँ पर दोनों में काउंट हो रहा है। तो दोनों में काउंट हो रहा है तो इसलिए हमें एक जगह वो काउंट करना पड़ेगा। एक जगह काउंट करना पड़ेगा, या तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा काउंट कर लेते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो फिर ये त्रिज्याखंड एक ही जगह काउंट होगी, क्योंकि ये दोनों ही पोर्शन में दिया हुआ है। ये वृत्त के लिए भी काम कर रहा है और ये त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो दोनों को अलग अलग तो हम लिख नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल में समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारी ये त्रिज्याखंड जो होगी वो 2 बार काउंट हो जाएगी, त्रिभुज के लिए भी और वृत्त के लिए भी। लेकिन हमें एक बार काउंट करनी है, तो इसलिए हम वृत्त के क्षेत्रफल से पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा ले लेंगे। इसलिए ऐसा यहाँ पर किया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें वैल्यू पुट की हमने, तो ये हो गया πr², और यहाँ से ये बन जाएगा 60 से 360 कितने बार 6 बार कट जाएगा, तो 1/6 को माइनस करेंगे तो 5/6 πr² आ जाएगा। साथ में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 6 रखनी है और
समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 660/7 + 36√3 वर्ग सेमी। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3। दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, उसके जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ समझ लीजिए कि जो पथ की चौड़ाई है, पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर की है, ठीक है, और आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है, ठीक है, और प्रत्येक रेखाखंड कितने मीटर लंबा है? 106 मीटर लंबा है। पथ की चौड़ाई 10 मीटर। पथ क्या है बच्चों? पथ ये है जो ब्लू कलर में दर्शाया गया है, ब्लू कलर वाला ये पथ है, और ये पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, और ये जो दोनों रेखाखंड है इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये 60 मीटर दी हुई है। तो हमें क्या याद करना है? हमें ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों का मतलब है जो अंदर वाला किनारा है पथ का, उसके किनारों पर जो है अगर हम कोई दौड़ रहा है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी होगी, हमें ये चीज़ बतानी है। दूरी तथा पथ का हमें क्षेत्रफल भी बताना है। दो चीज़ हमें बतानी है, एक दूरी, तय की गई दूरी, और साथ में पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए रेखाखंडों के बीच की दूरी डी की वैल्यू दी हुई है 60 मीटर, जो कि क्या होगी, इधर वाला रास्ता और इधर वाला रास्ता जो है ना, जो आंतरिक पथ है उनके बीच की दूरी दी हुई है 60 मीटर। अच्छा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 60/2 यानी कि 30 मीटर हो जाएगी। तो रेखाखंड की लंबाई कितनी है? रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर है। रेखाखंड कौन सा है बच्चों? रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक ये जो। आगे देखिए, अगर हम दूरी की बात करें, यानी कि पहले वाले की बात करें, दूरी हमें कितनी तय करनी पड़ी होगी फिर? तो ये समझ लीजिए, एक तो 2L है ना, L क्या है? रेखाखंड की लंबाई है, साथ में प्लस 2 गुणा 1/2 2πr। 2πr क्या होती है? परिधि होती है वृत्त की। अब इसको समझ लीजिए वृत्त की परिधि क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए जब हम बच्चा जो दौड़ते हुए इधर की तरफ से घूमेगा तो ये अर्धवृत्त हो गया और ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। जब इधर से घूमेगा तो ये भी अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त की परिधि हो गई। तो इसलिए 2 अर्धवृत्त बन रहे हैं, है ना, और एक अर्धवृत्त की परिधि होती है 2πr का आधा, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा कर देंगे। आगे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणा 160 प्लस साथ में 2πr, तो 2 गुणा 106 सॉरी, तो ये हो जाएगा 212, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू लगा दी यहाँ पे 30 मीटर, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। वैल्यू पुट करेंगे तो दूरी कुल मिलाकर आ जाएगी 2804/7 मीटर। आंतरिक किनारों पर दौड़ने के लिए दौड़ते टाइम इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमसे पूछा गया था पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी हम पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले हमें निकालना होगा आयत AEGC प्लस FDH का क्षेत्रफल प्लस बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए ये अंतः अर्धवृत्त और बाह्य अर्धवृत्त को समझ लीजिए पहले। देखिए बच्चों, मैं अगर देखो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, ये लाइन खींची हुई है, इधर को ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। अब इसमें 2 लाइन हैं, एक तो है आंतरिक लाइन और एक है बाह्य लाइन, ठीक है बच्चों। अगर मुझे ब्लू कलर का एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, अगर मुझे ब्लू कलर के एरिया का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं पूरे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा बाह्य लाइन के साथ। निकालने के बाद मैं अंतर लाइन वाली का क्षेत्रफल निकालूंगा, और बड़े वाले में से मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये ब्लू कलर का एरिया मिल जाएगा। सेम प्रोसेस हमें इधर की साइड भी करना है, सेम प्रोसेस हमें इधर की साइड भी करना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल आयत AEGC प्लस FDH का क्षेत्रफल निकालना है पहले हमें। देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, ये AEGC और FHDB इनको भी समझ लीजिए। देखिए AEDC क्या होगा? आयत बनेगा बेटा यहाँ पे, एक तो ये ब्लू कलर में जो आ रहा है ना, ये एक आयत बनेगा, एक आयत इधर बनेगा, एक ये वाले कलर वाला आयत बनेगा, ठीक है।
इसकी लंबाई 106 मीटर होगी, लेकिन चौड़ाई अभी बताया था कि पथ जो है ना उसकी चौड़ाई 10 मीटर दी हुई है, हमारे पास गिवन है पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। तो यहाँ पे दो आयत बनेंगे, इन दोनों का एरिया को प्लस कर लेंगे, 106 गुणा 10, 106 गुणा 10, ठीक है। साथ में क्या आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा 1060 दोनों आयतों का क्षेत्रफल, और बाह्य अर्धवृत्त में से अंतः अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद वैल्यू ये आ जाएगी, और इनको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 2120 और साथ में 2200 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4320 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं होमवर्क की फॉर्म में करने के लिए। पहला क्वेश्चन, आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कराना चाहता हूँ कि BC को व्यास मानकर अगर वृत्त खींचा गया है ना, तो हमारा जो B पॉइंट होगा वो यहाँ होगा और यहाँ ये A पॉइंट होगा। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, A पॉइंट हमारा ये होगा, B पॉइंट ये होगा, C पॉइंट ये होगा, तभी हम BC को मानकर ये वृत्त खींचा गया होगा इधर की तरफ को। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 12.3 में क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो वहाँ से लिया गया है, ये वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिखाया भी गया है, ये वाला पॉइंट BC हो रहा है। तो देखिए चतुर्थांश की अगर हम बात करें, ये हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी गई है, क्योंकि पता है 14 सेंटीमीटर दी गई है। पाई का मान इसमें 22/7 यूज़ करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, आप जानते हो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 बार कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। पाई इंटू आर की वैल्यू 14 है, पाई का मान हमें 22/7 रखना है, तो ये कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में बेटा चतुर्थांश जो है हमारा वो ये वाला है जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये हमारा चतुर्थांश है यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमें दिख रहा है, तो त्रिभुज ABC में हम काउंट करते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी 14 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 14 सेंटीमीटर है, हमें BC की वैल्यू चाहिए, हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी थी 90 डिग्री है। जब किसी भी त्रिभुज में एक वैल्यू थीटा की 90 डिग्री होती है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही प्रमेय हमारी यहाँ पर भी काम कर रही है, क्योंकि कर्ण हमारा इसमें चित्र में BC स्क्वायर, BC जो है कर्ण दिया गया है ना, ये BC कर्ण हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आप वीडियो को देख के आप जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप उसको वीडियो को देख के नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से समझ लेते हैं। तो BC बराबर AC की वैल्यू हमारे पास 14 है, क्योंकि दोनों तरफ त्रिज्याएँ होंगी 14 14 196 BC स्क्वायर 392 आ जाएगा, या BC बराबर 392 या BC बराबर आ जाएगा, जब हम स्क्वायर निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट तो 14√2, इसलिए अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा 14√2, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा 14√2। ये अर्धवृत्त कौन सा वाला है, जिसको BC मानकर अब जो वृत्त खींचा गया है, BC को मानकर, BC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया ना अर्धवृत्त। देखो BC ये वाली हो गई, अब इसको मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया इधर की तरफ को। देखिए अब इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इतना, इसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 7√2 आ जाएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा है ना, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई होती है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास AC AB
ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। हमें फाइंड आउट करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग कौन सा है हमारा? छायांकित भाग हमारे पास ये वाला है, ठीक है। हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, देखिए बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश जो है उसके क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, कहाँ से? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास 98 आया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 154 आया था और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हमारे पास 154 आया था। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं इस प्रकार से खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों वृत्तों के जो बीच में भाग बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का ये डायग्राम बन के आएगा। कुछ इस तरह का ये डायग्राम बन के आएगा। 3 वृत्त होंगे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे और हमें जो आंसर बताना है, ये जो बीच में एरिया बन रहा है ना, इसका हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिख दी हैं। ABC के केंद्र वाले वृत्तों की त्रिज्याएं सबकी 7 सेंटीमीटर, जो कि हमें दिया हुआ था। तीनों वृत्तों द्वारा निर्मित आकृति त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर बनेगी। और वो कहाँ से बनेगी? इन त्रिभुजों की त्रिज्याओं के मिलने से बनेगी। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाता है 49√3। क्यों? क्योंकि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। तो 2 से वैल्यू कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 49√3। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। और जब कोण बराबर होंगे तो 180 को 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो 60 डिग्री होता है। अब इसके बाद देखिए, अब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × πr²। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 त्रिज्य खंड बन रहे होंगे, एक A वाला, एक B वाला और एक C वाला। यहाँ पर तीनों ही त्रिज्या खंडों के जो केंद्रीय कोण है बराबर होगा 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों के लिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जितनी वैल्यू A केंद्र वाले त्रिज्य खंड की आएगी उतनी ही B वाले की भी आएगी और उतनी ही C वाले की भी आएगी। तो θ/360 × πr², 360 के लिए थीटा के लिए रख देते हैं 60, तो ये 1/6 6 बार कट जाएगा। और पाई और साथ में r² की वैल्यू 7 थी, तो 7 7 49 π/6 आ जाएगा। यहाँ भी B केंद्र वाले के लिए भी यही आ जाएगा और C केंद्र वाले के लिए भी आ जाएगा। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अरे चुप खड़ा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल से तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 49√3 आया था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल का योग। तो यहाँ पे तीनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल का योग कर लिया हमने। एलसीएम 6 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लेंगे तो 147 आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख दी है 22/7। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट कर दी है, तो ये बनेगा 84.86 माइनस के 77। ये आंसर आ जाएगा हमारा 7.86 सेंटीमीटर। अगर आप √3 की वैल्यू नहीं रखते हैं तो फिर हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, फिर ऐसे ही आ जाएगा। ये भी ठीक है, कोई नहीं है, आंसर ये भी आपका चलेगा। आपका यूनिट बस ठीक से लिखा हुआ होना चाहिए। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। मैं आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है 12.3 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी और सेंड कर दूंगा, ताकि ये आपका चैप्टर आज लगभग ये फिनिश हो गया है। आज इसके बाद शायद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, जो हम बता देंगे वर्कशीट में जो अगली आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।